कांग्रेस सिस्टम क्या था, नेहरू जी की डेथ के बाद क्या प्रॉब्लम आई, नेहरू जी की डेथ के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये समस्या क्या थी। हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश ठाकुर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रक्षित क्लासेस पर। आज आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 खत्म हो चुका है डियर स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज के लिए, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं टर्म 2 की तैयारी, जो कि होने वाला है सब्जेक्टिव बेस। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं, और यह है कांग्रेस सिस्टम से रिलेटेड, यानी हमारा 5th चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बुक। ये 5th चैप्टर जिसका नाम है चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ व्हाई वाज 60th डेकेड नॉन एज अ डेंजरस डेकेड। लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी 60s के डेकेड में। पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि 1960s के डेकेड को डेंजरस डेकेड क्यों कहा जाता है, यानी 1960 के दशक को 60 से लेकर 70 के टाइम को डेंजरस डेकेड क्यों कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो एक सीक्वेंस है पूरा, जरा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले नंबर पर इसमें आता है कि 1962 में चाइना वॉर। आप सभी जानते हैं कि 1962 में हमें चाइना से वॉर का सामना करना पड़ा था, जिसके लिए हम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं थे, और इसमें हमें काफी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें हमारी एक बड़ा पार्ट जो है जमीन का वो भी चाइना के कब्जे में चला गया था। और इसके अलावा इसका हमारी पंचवर्षीय योजनाओं पर भी असर पड़ा, 5 ईयर प्लान पर भी असर पड़ा कि हमें डिफेंस पर ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत पड़ी इसके बाद से। तो सबसे पहला जो पॉइंट था 60s के डेकेड को जो डेंजरस डेकेड कहा जाता है, वो ये है कि 1962 में हमें चाइना से वॉर का सामना करना पड़ा, जिसमें हम हार गए थे। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों 1963 का। इस समय पूरे देश के अंदर ड्रॉट यानी सूखा पड़ा, अकाल पड़ा था भीषण, जिस रीजन से हमें फूड ग्रेनेज बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा था, जिसमें काफी पैसा हमारा जो है उसमें चला गया था। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स कि 1964 में हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो चले गए, और आप सभी जानते हैं कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर का हमारे नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल रहा था। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी खुद तैयार की थी, कई सारे मंत्रालय उनके पास रहे थे, और यहां पर यह भी सवाल उठने लगा था कि पंडित नेहरू के बाद अब देश की कमान कौन संभालेगा, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। तो 1964 में हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई थी। इसके अलावा 1965 में आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा है कि हमें पाकिस्तान से इंडिया पाक वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर का सामना करना पड़ा। 1966 में हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई थी डियर स्टूडेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1969 में कांग्रेस पार्टी, जो कि भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी, वो 2 पार्टों में स्प्लिट हो गई थी, यानी टूट गई थी। तो ये सभी रीजंस थे जिस रीजन से 1960s के डेकेड को एक डेंजरस डेकेड कहा जाता है। अब बात आती है, सीक्वेंस पर चलते हैं थोड़ा सा कि किस तरह से कांग्रेस सिस्टम में बदलाव आने शुरू हुए। तो समय उस समय का था प्यारे बच्चों, जब 1964 में पंडित नेहरू की डेथ हुई। उस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे के कामराज, और उन्होंने एक प्लान प्रेजेंट किया था जिसे कामराज प्लान के नाम से जाना जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कामराज प्लान क्या था। तो के कामराज जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के सामने एक प्रपोजल रखा था कि जितने भी सीनियर लीडर हैं उन्हें कोई भी पोस्ट नहीं लेनी चाहिए, उन्हें उन पोस्टों को छोड़ देना चाहिए, यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, और उन्हें पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसी का उदाहरण देने के लिए, इसी का एग्जाम्पल प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने खुद अपनी सीट छोड़ी थी, और 1964 में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे।
जब नेहरू जी की डेथ हुई तो सवाल ये उठा कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो सबसे बड़ा नाम जो उभरकर सामने आ रहा था वो आ रहा था मोरारजी देसाई का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामराज प्लान के अकॉर्डिंग कामराज चाहते थे कि कोई यंगस्टर जो है वो देश का प्राइम मिनिस्टर बने सीनियर की बजाय। तो इस आधार पर उन्होंने देखा कि पंडित नेहरू की डेथ से पहले पंडित नेहरू सबसे ज्यादा ट्रस्ट किसके ऊपर करते थे, जो सबसे ज्यादा क्लोज कौन था पंडित नेहरू के, तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इसीलिए उस समय, अच्छा एक चीज और यहां पर प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि उस समय सिंडिकेट में दो ग्रुप हुआ करते थे कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में दो ग्रुप हुआ करते थे, सिंडिकेट और कांग्रेस के यंगस्टर्स। सिंडिकेट जो था वो सीनियर लीडर्स का ग्रुप था, जिसमें के कामराज, नीलिमा संजीवा रेड्डी, मोरारजी देसाई, ये सभी लीडर्स आते थे, बाबू जगजीवन राम। तो इनका बोलबाला था, जो सिंडिकेट चाहता था वही कांग्रेस पार्टी में होता था। सिंडिकेट की पसंद नहीं थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सिंडिकेट को पसंद नहीं आए। सिंडिकेट चाहता था कि जो सही लीडर हो, जिसे नेहरू जी ने जिसको रिकमेंड किया हो उसी को बनाया जाना चाहिए। तो ये पाया गया कि लाल बहादुर शास्त्री पंडित नेहरू के काफी क्लोज थे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों लाल बहादुर शास्त्री को सिंडिकेट की मदद से 1964 में देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसी दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तो पाकिस्तान को यह लगा कि ये उस तरीके से देश को नहीं चला पाएंगे जिस तरीके से पंडित नेहरू ने चलाया था। इसी रीजन से 1965 में पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक भी किया, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। हमारे पंडित लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और 65 के वार में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। उसी के बाद वो 66 में ताशकंद समझौते के लिए उज्बेकिस्तान गए, जो यूएसएसआर में था उस समय। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होने के बाद फिर एक बार सवाल उठा प्यारे बच्चों कि अगला प्राइम मिनिस्टर देश का कौन होगा। फिर से सबसे बड़ा नाम उभरकर सामने आया मोरारजी देसाई का। लेकिन सिंडिकेट के कामराज नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई देश के प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस समय उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम प्रेजेंट किया, जो कि लोग पहले अध्यक्ष भी रह चुकी थी कांग्रेस पार्टी की और यंगस्टर्स थी, नेहरू जी की बेटी थी। सिंडिकेट का मानना यह था कि जैसा वो चाहेंगे उस तरीके से वो देश को चलाएंगी, उनकी सभी बातों को फॉलो करेंगी। इस उम्मीद से सिंडिकेट ने वोटिंग के थ्रू इंदिरा गांधी को देश की सब कमान सौंप दी। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने समस्याएं खत्म नहीं हुई प्यारे बच्चों। इंदिरा गांधी के देश का प्राइम मिनिस्टर बनते ही नेक्स्ट ईयर यानी 67 में जनरल असेंबली के इलेक्शन होने थे। जनरल इलेक्शन होने थे पूरे देश में और इंदिरा गांधी को कमान संभालनी थी। यहां पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाई वाज द फोर्थ जनरल इलेक्शन नॉन एज अ पॉलिटिकल अर्थक्वेक इन इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में चौथे आम चुनावों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है? तो ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चों से। सबसे पहला रीजन ये था कि इंदिरा गांधी की कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री अपना इलेक्शन हार गए थे। इस इलेक्शन में कई राज्यों में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई थी। इसी दौरान जो है सबसे ज्यादा दल बदल की घटनाएं सामने आई और कांग्रेस पार्टी का जो वोटिंग परसेंटेज था अब तक के 4 चुनावों में से वो सबसे कम था, जिस रीजन से फोर्थ जनरल इलेक्शन को पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम यानी राजनीतिक भूचाल का नाम दिया गया। तो आज की इस कहानी में इतना ही। पार्ट 2 में यानी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ, कैसे कांग्रेस पार्टी 2 भागों में बटी, कैसे कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का गठन हुआ और किस तरीके से बाद में कांग्रेस से कांग्रेस आई तक का सफर और किस तरह से सिंबल जो है 2 बैलों के जोड़े से हाथ के निशान तक पहुंचा, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।